सुधा की आंखों में वो खालीपन था जो सिर्फ एक औरत समझ सकती है। हवेली की मोटी दीवारों के बीच वो खुद को उस गीली लकड़ी की तरह महसूस करती थी जो ना तो पूरी तरह जल पाती है ना बुझ पाती है, बस सुलगती रहती है और अपने ही धुएं में घुटती रहती है। 10 लंबे साल हो गए थे सुधा को इस हवेली में आए हुए। 10 साल जिनमें उसने सिर्फ इंतजार किया था, रंजीत के आने का, खुशी के आने का, जिंदगी के आने का। लेकिन आया सिर्फ अकेलापन था, और वो भी इतना गहरा कि अब तो वो उसका हिस्सा बन गया था। अम्मा की तेज आवाज ने उसे अपने ख्यालों से बाहर निकाला। सुधा, यहाँ आओ। अम्मा का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। कल रात केशव यहाँ आया था ना? मैंने देखा था उसे बाहर जाते हुए। सुधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। केशव? वो स्कूल मास्टर जो कभी कभार उससे बात करता था, जो उसकी आंखों में वो चिंगारी देखता था जिसे बाकी सब भूल गए थे। अम्मा, वो बस, सुधा ने कहना चाहा। चुप, अम्मा ने उसे रोका। तुम्हें पता है ना कि मर्दों को अपनी चीज और अपनी औरत पर किसी और की परछाई भी बर्दाश्त नहीं होती। रंजीत को पता चला तो क्या होगा? सोचा है? अपनी चीज और अपनी औरत, ये शब्द सुधा के कानों में तपते हुए लोहे की तरह लगे। रंजीत के लिए वो हवेली के फर्नीचर से ज्यादा कुछ नहीं थी। एक चीज जिसे वो कभी कभार इस्तेमाल करता था और बाकी वक्त धूल जमने के लिए छोड़ देता था। अगले दिन मुनीम जी का आना हुआ। उनके हाथ में रंजीत का खत था। सुधा ने कांपते हाथों से खत खोला। काम बढ़ गया है, मिल में हड़ताल का डर है, इसलिए इस बार दिवाली पर नहीं आ पाऊंगा। मुनीम जी के हाथ कुछ पैसे और साड़ियां भेज रहा हूं। घर की मरम्मत करवा लेना और अम्मा का ख्याल रखना। अजीब बात थी, सुधा को राहत महसूस हुई। राहत इस बात की कि उसे रंजीत के सामने सुहागन होने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। कम से कम दिवाली की रात वो अपने अकेलेपन के साथ सच्ची रह सकेगी। शाम को जब वो कुएं पर पानी भरने गई तो केशव वहां खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ अलग था आज, कुछ दुखी, कुछ बेचैन। खुश हो? केशव ने सीधा सवाल पूछा। सुधा ने घड़ा पानी में डुबोया और धीरे से कहा, खुशी क्या होती है केशव, मैं भूल चुकी हूं। केशव के चेहरे पर दर्द की लकीर खिंच गई। क्योंकि मुझे लगता है कि उस राख के नीचे अभी भी एक चिंगारी जिंदा है सुधा, और मैं उस चिंगारी को बुझने नहीं देना चाहता। मेरा घर ये हवेली है केशव, और मेरी किस्मत इस घड़े के पानी की तरह है, जिसका आकार वही हो जाता है जिस बर्तन में रखा जाए। सुधा की आवाज में गहरी थकान थी। केशव ने उसकी तरफ देखा। और अगर घड़ा फूट जाए तो? पानी आजाद हो जाता है सुधा, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। सुधा चुप रह गई। केशव की बातें उसके दिल में कहीं गहरे जाकर बैठ जाती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसके लिए कोई रास्ता नहीं था। अचानक केशव ने कहा, मैं कल शहर जा रहा हूं, हमेशा के लिए, कानपुर। सुधा का हाथ रुक गया। धड़ा पानी में डूबा रह गया। क्यों? उसकी आवाज में सिर्फ एक शब्द था, लेकिन उसमें हजारों सवाल छुपे थे। क्योंकि रंजीत की मिल में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई है। ताकि मैं देख सकूं, ताकि मैं उस आदमी को करीब से देख सकूं जिसके नसीब में तुम हो। मैं जानना चाहता हूं कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं था, सिवाय दौलत के। केशव की आवाज में कड़वाहट थी। 10 साल हो गए थे उसे, न शादी की, न घर बसाया, सिर्फ सुधा के लिए इंतजार करता रहा था। सुधा ने घड़ा पानी से बाहर निकाला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। क्या कह सकती थी? कि मत जाओ, कि तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। अगली सुबह केशव चला गया। सुधा ने खिड़की से देखा था उसे जाते हुए। वो चाहती थी कि चिल्लाकर कहे, रुको, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अब हवेली में सिर्फ सन्नाटा था। सुधा के पास उसका भरा हुआ घड़ा था, लेकिन जिंदगी बिल्कुल खाली हो गई थी। केशव के जाने के साथ उसकी आखिरी उम्मीद भी चली गई थी। वो चिंगारी जिसकी बात केशव करता था, अब सच में बुझ गई थी। सुधा फिर से उसी गीली लकड़ी बन गई थी, सुलगती रहने वाली, अपने ही धुएं में घुटने वाली। और इस बार कोई नहीं था जो उसकी राख के नीचे छुपी चिंगारी को देख सके।